नीरज जी, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उसके साथ ही साथ आप एक अच्छा सोशल वर्कर भी हैं। फिर आपको राजनीति में ही आना क्यों जरूरी लग रहा है? लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि यदि आपको चांस मिलता है तो आप किस क्षेत्र में, जमशेदपुर में तो पूर्वी पश्चिमी दोनों है, किस क्षेत्र में आप ज्यादा काम करना पसंद करेंगे और क्यों? नमस्कार, जोहार दोस्तों, जीत की चाय सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, बिल गेट्स ने कहा था कि यदि आप गरीब हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हो तो निसंदेह इसमें आपकी ही गलती। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे लड़के की कहानी जो चाईबासा के थे। स्टार्टिंग गरीबी से स्टार्ट हुई है। गाँव गाँव जाकर कपड़े बेचते थे, दुकान स्टार्ट किए कि चलो कुछ घर का खर्च निकल जाएगा, इसी उम्मीद से कि चलो घर का लालन पालन चलते रहेगा। लेकिन अंदर एक चाहत थी कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है, अपने परिवार का जो भी अभी का समय है, सीन है, उसको बदल के एक नया रूप देना है। निरंतर मेहनत करते गए, अपने जॉब को चेंज करते गए और करते करते आज जमशेदपुर के एक नामी होटल इंडस्ट्रीज बन गए हैं। सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, आसपास के कई जगहों में उनकी होटल्स है और भी व्यवसाय है, और उनके साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी है। समाज सेवी इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि जब पैसा आता है तो लोग ये भूल जाते हैं कि मुझे दूसरे के लिए भी क्या करना है, लेकिन चूंकि ये जिस रास्ते से निकल के ऊपर आए थे तो सोचे वैसे लोगों का भी अब दिन बदलना है। इसी सोच के साथ उन्होंने सरकार की जो भी योजनाएं हैं जिससे गरीब वंचित रह रहे हैं, उस योजना को पूरे करने में लग गए, तन मन धन से उनके पीछे लग गए और योजनाओं को लागू करने लगे। और लोगों की चाहत और कुछ अपनी इच्छा, इसके चलते आज एक नेता के रूप में भी उभर रहे हैं, जमशेदपुर के में काफी अच्छी पहचान बना चुके हैं। तो आज आपको मिलवाते हैं नीरज सिंह जी से। नमस्कार सर। नीरज जी, जानना चाहेंगे कि जब बात हुई कि आपकी बचपन की स्टोरी की, तो जनरली तो लोग जहाँ काम करते बस वहीं पे रह जाते, फिर आपकी ऐसी क्या सोच थी, कैसे आप अपने आप को बदल पाए? नहीं, निश्चित रूप से आपने एक छोटी सी एग्जांपल आपने बताया कि दुनिया के सबसे बड़ी व्यक्ति बिल गेट्स ने एक छोटी सी बात बोली थी, और निश्चित रूप से वो बात ही मेरे मन में कहीं ना कहीं उस टाइप की चीज़ें चल रही थी कि भगवान ने हमें धरती पे भेजा है तो इसलिए नहीं कि हमें सुबह दोपहर शाम का भोजन खाना है और सोना है और फिर इस दुनिया से चले जाना है 60 साल 70 साल में। अगर हम इस धरती पे आए हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ ऐसा काम करना है कि हमारी काम को लोग पहचाने, लोगों के बीच में रह के हमें ऐसा काम करना है सोसाइटी के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, ताकि लोग हमारे कामों को, या जो लोग जो भी व्यक्ति ऐसे काम करते हैं उनके कामों को हम लोग सराहना करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी थी, और चूंकि मेरा बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता है, मैं एक किसान परिवार का व्यक्ति था, बाद में हमारे फादर सर्विस में थे, लेकिन बेसिकली हम लोग एक किसान परिवार से ही आते हैं। हमारा नेटिव प्लेस भभुआ, जो कि मैं बिहार से रहने वाला, जब झारखंड बिहार एक था, वहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी, काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी थी, लेकिन खेती बाड़ी में आप समझ सकते हैं कि कुछ भी आना जाना होता नहीं है। हम लोग चाईबासा आ गए, हमारे फादर की पोस्टिंग चाईबासा हुई, और वहीं से हमने कपड़े का दुकान किया और उस दुकान में भी संघर्ष करते रहे, और पूरा जीवन, जो पूरा बोल सकते हैं कि एक जो 20 से 30-35 सालों तक का जो अपना एज है, उस पूरा संघर्ष में, 40 सालों तक का पूरा संघर्ष में ही बीता है। चलिए, तो ये तो बहुत लोग होते हैं कि संघर्ष करते करते टूट जाते हैं, बट ऐसी क्या सत्या थी जो आपको मजबूत बना के रखी और आज भी आप स्ट्रॉन्ग होकर और आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें परिवार का बहुत सपोर्ट था, हमारे फादर, मदर और हमारे भाइयों का, और फिर जब हमारी शादी हुई तो हमारी पत्नी, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा कि नहीं, परिवार को ठीक से रखना है, परिवार के लिए सब कुछ करना है। अपने पास एक मकान भी नहीं था चाईबासा में, जब हम लोग आए तो हम लोग भाड़े के घर में रहते थे, उसका भी हम लोग भाड़ा नहीं दे पाते थे। उसी तरह से दुकान भी हमारी रेंट पे थी। एक ऐसा समय आया कि दुकान का रेंट भी मैं नहीं दे पा रहा था। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा परिवार से और सपोर्ट जो मिलती थी पत्नी से, वो आज उस सपोर्ट की बदौलत मैं जो कुछ भी हूँ, तो निश्चित रूप से उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और हमारी सोच हमेशा रहती थी कि हमें कुछ ऐसा काम करना है ताकि हमारा परिवार और हम उसके अलावा भी समाज के लिए भी कुछ कर पाए। तो निश्चित रूप से आज जो मेरी चाहत थी, कहीं ना कहीं हम उसमें सफल अपने आप को पाते हैं, और भगवान की देन है कि भगवान ने कभी मुझे निराश नहीं किया। और जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो आपको भी सफलता मिलती है, तो आपको भी
अच्छा लगता है अपने लाइफ में कि चलो हमने कुछ किया है। इसी तरह से दिन पे दिन ये सिलसिला जारी रहा और आज आपके साथ बैठे हुए। अक्सर देखा जाता है, बड़े बड़े लोगों को भी देखे हैं कि एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद वो लोग समाज सेवा वगैरह में आते हैं, लेकिन आप तो अभी कुछ दूर ही चले हैं और अभी से ही आप समाज सेवा में आ रहे हैं। जब हम लोग बस्तियों में भी जाते हैं तो देखते हैं कि आयुष्मान रथ चल रहा है, या आधार कार्ड बन रही है, या पानी का टैंकर हो रहा है, या कोई भी योजनाएं जो चल रही है, या धर्म से जुड़ा हुआ बड़ा बड़े प्रोग्राम जो होते हैं, तो हर जगह नाम आता है नीरज सिंह, नीरज सिंह, नीरज सिंह। तो आप इतने जल्दी समाज के लिए क्यों प्रेरित हो रहे करने के लिए? नहीं, देखिए, हर एक आदमी को अपने लाइफ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति, राज्य के प्रति या देश के प्रति। निश्चित रूप से अगर हर एक व्यक्ति अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर समझे और उसको निभाए तो निश्चित रूप से हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उस सपना को साकार करने में और भी मतलब बोल सकते हैं एक तरह से उनको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तो अपने साथ साथ अपने अगल बगल वाले लोगों को भी हम देखते हैं। अगर मेरे घर में रोटी बन रही है और बगल वाले के घर में रोटी नहीं बन रही है, और अगर मैं सक्षम हूँ कि उनके घर में भी रोटी बने हमारे कुछ योगदान से, तो आदमी को करना चाहिए। तो इसी क्रम में जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे माँ बाप से जो हमें संस्कार में मिला है कि कुछ देने भी सीखना है, तो निश्चित रूप से हमने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि सभी घर तक योजनाएं पहुंचे, उसी के तहत चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूं, तो उसी नाते हम लोगों ने जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाना शुरू किया और लोगों ने काफ़ी सराहना किया, काफ़ी सपोर्ट किया। और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसके के बारे में लोगों को जानकारी तक भी नहीं। तो लोगों को कैसे सहूलियत मिले, तो अपना काम धाम छोड़ के ऑफिस का चक्कर काटना ना पड़े, इसलिए हम लोगों ने एक चलंत कार्यालय का निर्माण किया, जो कि बस्तियों में घरों तक जाके लोगों की जो जरूरतमंद की जो चीजें हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड में कुछ एरर है वो राशन कार्ड बनाना, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ई श्रम कार्ड, आभा कार्ड, दिव्यांग कार्ड, इस तरह की जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उनको हम लोग घर घर जाके बनाते हैं और फिर उनको पहुंचा भी देते हैं कार्ड। तो एक तरह से लोगों ने बहुत ही इसको सराहना करते हैं कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अपने काम के अलावा समाज के प्रति भी हमारा जो दायित्व है उसको निश्चित रूप से सभी को निभाना चाहिए। तो ये तो जो आप काम बताएं वो तो चलिए MP MLA की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, लेकिन आप तो एक कार्यकर्ता हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता इतने काम कर रहे हैं, ये तो काम MP MLA को इनिशिएटिव लेके इसको करना चाहिए, फिर आपको क्यों जरूरत पड़ा ये सब करने नहीं, का? देखिए, केवल MP MLA का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि समाज के प्रति केवल उनकी ही जिम्मेदारी है। समाज में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार अपने बातों में कहता हूँ कि अगर सभी लोग अपनी भागीदारी और अपनी समाज के प्रति जो कर्तव्य है अगर उसको हम लोग निभाते हैं तो निश्चित रूप से जो देश, जो मोदी जी का सपना है कि 2047 में देश हमारा विकसित हो जाएगा, तो उसके पहले ये देश विकसित हो जाएगा। क्योंकि हमारे लोग अगर सही रास्ते में चलने लग जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी देश में बड़ा परिवर्तन आएगा अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए नहीं सोच पाते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि जिससे जो भी बन पड़े, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपया खर्च करके ही समाज सेवा कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का आप 1 महीने का स्कूल फीस भी दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। किसी घर में अगर खाना नहीं बन रहा है, खाना दे देते हैं एक दिन का, ये भी बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो इससे हम लोग निश्चित रूप से समाज में एक आप देखेंगे कि परिवर्तन आएगा। अगर हम लोग इस तरह से काम करना शुरू कर दें सभी लोग, तो निश्चित रूप से समाज एक दिन अच्छी जगह में आके खड़ा आपको दिखाई देगी। निसंदेह आपकी बात सही है कि हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देना चालू कर दे तो समाज जल्दी ही डेवलप कर जाएगा। नीरज जी, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उसके साथ ही साथ आप एक अच्छा सोशल वर्कर भी हैं, फिर आपको राजनीति में ही आना क्यों जरूरी लग रहा है? तो राजनीति में, देखिए, राजनीति में आना एक तरह से राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है। अगर उसको हम अच्छे तरीके से करें तो राजनीति तो बहुत कुछ प्रदेश को चेंज कर सकता है। क्योंकि एक हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस है। अगर हमें बहुत कुछ बड़े पैमाने पे करना है तो निश्चित रूप से इसमें सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
और अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, किसी फोरम से जुड़े हुए हैं, ऐसे हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमें काम करने के लिए तो हमें सरकार की सहायता चाहिए, सरकार की मदद चाहिए। और ऐसे में जब आपको रेवोल्यूशन लाना है, जैसे मान लीजिए कि जमशेदपुर में बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो उसके लिए तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और आवाज़ उठाने के लिए पार्टी की ज़रूरत होती है। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि लोगों को जगह देती है, अच्छे राजनीति करने वाले अच्छे व्यक्ति को जगह देती है। और मेरे मन में हमेशा ये रहा है कि राजनीति को कभी भी जब भी आप करें तो अच्छे वातावरण में करें, लोगों को राजनीति का जो मतलब है वो काम के बदौलत उनको बताना है। ये सही है कि एक राजनीति से जुड़ के आप और अच्छे तरीके से काम को अपने बढ़ा सकते हैं। ये तो बात ये हो रही है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि यदि आपको चांस मिलता है तो आप किस क्षेत्र में, जमशेदपुर में तो पूर्वी पश्चिमी दोनों है, किस क्षेत्र में आप ज्यादा काम करना पसंद करेंगे और क्यों? नहीं देखिए, जमशेदपुर में बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है। जी 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 जी। लेकिन मैं शुरू से, चूंकि मैं पश्चिम विधानसभा में रहा हूँ, ठीक है, हमारी कैपेसिटी बहुत बड़ी नहीं है कि मैं बहुत जगह घूम के काम कर पाऊँ। तो जितना मैं कर पाता हूँ तो मैं जमशेदपुर वेस्ट में ही काम करता हूँ, मानगो में, सोनारी में, कदमा में, और मेरे घर भी मानगो में है, तो थोड़ा इजी होता है। तो लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, जी। ठीक है। काम करने का मकसद केवल ये नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं बार बार, हमसे बहुत सारे प्रेस वाले लोग भी बात ये पूछते हैं कि क्या आपकी मंशा क्या है, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव लड़ना लड़ाना ये पार्टी का काम होता है, ये किसी एक कार्यकर्ता की बस की चीज़ नहीं है कि हम बोल दिए मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनका एक लोकतांत्रिक तरीका होता है कि उस तरीके से लोगों को वो चुनते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा काम करने वाला है, समाज के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या निभा रहे हैं, इस समाज के प्रति इनकी और भी क्या लोगों का नज़रिया है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ों को लेके तब जाके पार्टी किसी को टिकट देती है और वो चुनाव उनको लड़ाती है। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं ये जानना चाहता था कि मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, हर राजनीतिक पार्टियां प्लस जो पर्सन होते हैं उनके एक अलग मुद्दे होते हैं कि मैं इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ूंगा। उसी तरीके से आपका भी कुछ विशेष कुछ मुद्दा है जिसको लेके आप बदलाव लाना चाहते हैं? निश्चित रूप से देखिए, मन में बहुत ही तकलीफ होती है जब मैं जमशेदपुर की स्थिति को देखता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत संघर्ष किया हूँ और आज भी देख रहा हूँ कि हमारे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जमशेदपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था। मतलब आप सोच नहीं सकते, लोगों के दुनिया के पटल में जमशेदपुर बहुत ही साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन सिटी जिसको लोग समझते हैं, टाटा स्टील है यहाँ पे। लेकिन आज आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि जमशेदपुर में अगर किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होती है, थोड़ा सीरियस होता है, तो उसको यहाँ पे इलाज कराने का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग हॉस्पिटल्स हाथ खड़े कर देते हैं। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि स्थानीय लोग यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, और उनके गृह क्षेत्र में जो सरकार की हॉस्पिटल है, एमजीएम हॉस्पिटल, उसकी अगर आप व्यवस्था देख लेंगे, कभी आप अपने कैमरे में उस व्यवस्था को कैद करेंगे, तो शायद आपका कैमरा भी अपनी आंख बंद कर लेगा ना दुर्दशा देख के। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों को देख के मन में निश्चित रूप से एक मलाल होता है कि यार हम भी कुछ ऐसा, अगर हमें कुछ ऐसा मौका मिलता है तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को हम चेंज करने का कोशिश करेंगे। और हमारी पार्टी का हमेशा ये सोच रहता है कि जन सुविधाओं को बढ़ाना। तो आज जमशेदपुर में इतनी बुरी स्थिति है कि अगर आप एमजीएम हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे तो एक पेशेंट आपको गली में सोया हुआ मिलेगा और उसके अटेंडेंट ने या खुद वो ऐसा बोतल पकड़ के अपने हाथों में पानी चढ़ा रहा है। तो ये दुर्दशा अगर इस जमशेदपुर में है, इतने बड़े सिटी कहे जाने वाले, तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है और लोगों को अच्छी सुविधाएं देने की जरूरत है। ये बात तो आपने सही बताया और देखने से भी पता चलता है कि नो डाउट एमजीएम चेंज ही नहीं हो पा रहा है। जो स्थिति थी वो कंटिन्यू और बढ़ते जा रही है, बद से बदतर होते जा रही है। अब मैं दूसरे इस पे आना चाहूँगा, यदि पार्टी आपके ऊपर आभार जताती है, आपके ऊपर थोड़ा विश्वास जताती है और आपको बोलती नहीं ठीक है आप पश्चिमी से लड़ो और आप जीतें, तो आप पहला क्या काम है जो करना चाहेंगे? सबसे पहले अगर ऐसा कोई संभावना होता है, अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, तो निश्चित रूप से 2-3 चीज़ें जो हमारे मन में है, जो मैंने ठाना है कि मुझे करना ही करना है ये, और ये
जिस लेवल से हो, पार्टी के लेवल से हो या सरकार के लेवल से हो, इन व्यवस्थाओं को चेंज करने की जरूरत है। उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया स्वास्थ्य की व्यवस्था, और दूसरे जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे वो है एजुकेशन की। आज हमारे बच्चे यहाँ से 10th करने के बाद उनको जगह ढूंढना पड़ता है, उनके माता पिता जगह ढूंढते हैं कि कहाँ इनको भेजें, हम चेन्नई भेजें, बेंगलोर भेजें, पुणे भेजें, दिल्ली भेजें, कहाँ भेजें इनकी पढ़ाई के लिए। आप समझ सकते हैं कि जमशेदपुर में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास वर्ग से आते हैं। बाहर भेजना कितना आज के टाइम में एक्सपेंसिव है, कितना खर्च होता है उसमें, और ऊपर से माता पिता से दूर हो जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे उसमें 50% बच्चे भटक जाते हैं रास्ते से। तो ऐसे में मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था, दूसरा एजुकेशन व्यवस्था, कि हमारे बच्चे यहाँ से किसी भी हाल में दूसरे स्टेट को नहीं जाना चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसी एजुकेशन व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था उस उच्च स्तरीय मानक का होना चाहिए कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ें और यहीं पे उनको जॉब मिले। अगर जॉब की बात करते हैं तो क्यों हमारे सरकार की इतना भी जो वर्तमान सरकार है इतना भी नहीं सोच सकती कि यहाँ पे 10-15 आईटी पार्क को ले आए और बड़ी बड़ी कंपनियों को ले आए और यहाँ पे आईटी पार्क बनाए ताकि यहाँ पे लाखों लोगों को नौकरी मिले। ये जमशेदपुर के लोगों की आबादी टोटल 20 लाख आबादी है। अगर उसमें 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिल जाता है हमारे बच्चों को, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होती है। तो ये तो सरकार की चाहत पे है। सरकार अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से ये जो सीन है बदल जाएगी। आज मोदी जी एक प्रधानमंत्री देश के बने, जो काम 60 सालों में नहीं हुआ उन्होंने इन 10 सालों में काम करके दिखाया। तो निश्चित रूप से अगर सरकार की चाहत होगी तो ये यहाँ की जो व्यवस्था है तुरंत बदलेगी, सुधरेगी, और लोग बहुत ही खुशहाली पूर्वक और अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे और अपने स्वास्थ्य की जो समस्या है उसका भी निदान यहीं पे हो। आपने बताया कि ये सभी कमी है, तो ये सभी कमियां तो हमें पूरी झारखंड में ही नजर आती है। झारखंड में एक अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल की कमी हमेशा रहती है, जिसके चलते लोग बाहर जाते हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ भी बदलाव, क्यों नहीं आ पा रहा है? कहाँ आपको कमी नजर आ रही है? देखिए, इसकी बदलाव की कोशिश हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी ने कोशिश किया था। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 5 जगहों को चिन्हित करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का उन्होंने आदेश दिया था और उसका निर्माण भी शुरू हो गया था। उसमें एक जमशेदपुर भी है, हजारीबाग है, पलामू है, ऐसे करके एक 2 जगह और है, जिसमें कि आप देखे होंगे कि डिमना चौक से आगे जब बढ़ेंगे आप डिमना की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में लगभग 700-800 करोड़ के लागत से उस टाइम की सरकार और उस टाइम के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय रघुवर दास जी ने इस योजना को स्वीकृति दिया था, और वो अस्पताल उस टाइम से ही बन के लगभग तैयार है। लेकिन ये सरकार अभी तक उसको चालू करने में, वर्तमान सरकार जो है कांग्रेस और जेएमएम की, चालू करने में विफल है। इतनी बड़ी हॉस्पिटल बन के तैयार है। निश्चित रूप से अगर हॉस्पिटल चालू हो जाती तो यहाँ के लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ता कुछ हद तक यहाँ पे, क्योंकि 600 बेड का हॉस्पिटल है, तो आप समझ सकते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फंक्शनिंग हो जाता तो बहुत लोगों को इसमें राहत मिलती। चलिए, आपकी जो सोशल वर्क कर रहे हैं आप, राजनीतिक से भी है, अभी आपकी सोच क्या है? आप और क्या करना चाहते हैं? देखिए, मन में सोच तो बहुत कुछ है कि बहुत बदलाव लाने की है। जो हमने जो देखा है मानगो में और जो देख रहे हैं मैं बस्तियों में, कदमा के, सोनारी के बस्तियों में, मैं आपको बताने में मुझे बड़ा दर्द महसूस होता है कि आज भी जमशेदपुर इतनी बड़ी सिटी है, लेकिन अगर आप इसके पेरिफेरियल एरिया को देखेंगे, जो हमारी बस्ती है, जो 186 बस्तियों का जो नाम आता है, उन बस्तियों में आप जाएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि एक मनुष्य, एक आदमी इस तरह से रह सकता है क्या? उसको मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मुहैया है, उसको पीने का पानी नहीं मिलता है, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल जाने का व्यवस्था नहीं है, उनका स्वास्थ्य का कोई चिंतन नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि काम करने का कितना जगह है। इन सब चीजों को जब देखते हैं तो मन में बड़ा व्यथा होता है, दर्द होता है कि कैसे, कितना जल्दी इनको किसी भी प्रकार से इनको सहायता पहुंचाया जाए ताकि ये अच्छे तरीके से कम जीवन यापन कर पाए। नहीं तो हमारा समाज कैसे सुधरेगा? केवल 2-4 लोग बड़े हो जाएंगे, इससे तो समाज नहीं सुधरेगी। आज पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी के नाम पे, कनेक्शन लेने के नाम पे 30-30, 40-40 हज़ार रुपये मांगा जाता है। ये तो बड़ा दुख देने वाली और पीड़ादायक बात है। इन सब चीज़ों को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और हमारे बस्ती वासियों को, जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, जिन लोगों को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अंत्योदय तक योजना पहुंचनी चाहिए और उनका भी जीवन स्तर ऊपर आना चाहिए, सबसे पहले हमें उन पे काम करना चाहिए। फिर एजुकेशन सिस्टम है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, कम्युनिकेशन। आप आज जमशेदपुर आज भी हम एक टापू में रहते हैं। आपको दिल्ली जाना है तो आपको यहाँ से ट्रेन से जाएंगे तो आपको 25-30 घंटे लगेंगे। आपको फ्लाइट पकड़ना है तो आपको रांची जाना है यहाँ से, तो वो 2.5-3 घंटा लगना है। जमशेदपुर इतनी बड़ी सिटी होते हुए भी आज भी यहाँ पे हम लोग
अच्छे कम्युनिकेशन के लिए दर दर भटकते हैं लोग। बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे नहीं आ पाती हैं, लेकिन इसमें हमारे वर्तमान सांसद ने बहुत कोशिश की है एयरपोर्ट लाने की, और हद तक वो कामयाबी हो चुके हैं। लेकिन ये राज्य सरकार जो एक एनओसी देनी है वो नहीं दे रही है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार जो है एक एनओसी और वो दे देंगे तो शायद मुझे लगता है कि अगले महीने से ही एयरपोर्ट में काम लग जाएगा, और वो विद इन 1.5 ईयर के अंदर में वो एयरपोर्ट फंक्शनिंग हो जाएगा। तो अगर सरकार चाहेगी तो निश्चित रूप से बार बार बात आके वहीं रुक जाती है कि अगर हमारे मन में चाहत होगी तब तो हम करेंगे ना। अब एक पेपर साइन करना है, एनओसी देना है, उसकी वजह से इतनी बड़ी योजना लटकी हुई है। केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के मद में ऑलरेडी भेज दिया है, लेकिन वो काम शुरू नहीं हो पा रहा है कि एनओसी नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो जैसी ये सब होती है, अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा तो लोग बाहर से आना जाना शुरू करेंगे, सभी के लिए सुविधाजनक हो जाएगा, और ये सिटी जो है और ग्रो करेगा। सच्चाई आपकी सोच बहुत अच्छी है, और मैं मनाऊंगा सरकार से कि ऐसे लोगों को जरूर आगे लाए, और आप लोग को जरूर इस तरह से एमपी एमएलए का टिकट मिले। गवर्नमेंट से भी ये रहेगा कि ऐसे लोगों को जरूर लाना चाहिए आगे, जो समाज के लिए सोचते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं। आपका ये सोच तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो स्ट्रगल लाइफ से आगे बढ़ा है नीरज जी, मैं चाहूंगा आज के इन्वेस्टर को समझाना कि देखिए आप एक शुरुआत बहुत छोटे से किए, अपने व्यवसाय भी स्थापित किए, समाज सेवा भी कर रहे हैं, और अभी राजनीति में आगे काफी कुछ बदलाव की भी सोच रहे हैं। तो यंग जनरेशन को कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे आप, तो प्लीज द वर्ड बोलिए। नहीं, डेफिनेटली यंग जनरेशन ही हमारे देश की बैकबोन, वही लोग हैं। और यंग जनरेशन को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अपने लाइफ में अपने जो आपने पढ़ाई लिखाई जो शुरू किया उसमें जो भी संघर्ष आप कर रहे हैं, कभी भी उससे विचलित मत हुई, क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप कठिनाई के दौर से नहीं गुजरेंगे, तब तक आपको दुनिया की अच्छी बुरी चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैंने भी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करते समय ये पता चलता था इस लाइन में जाएंगे तो ये खराब होगा, ये लाइन को चूज करना चाहिए। तो जब भी कोई एक व्यक्ति अपने लाइफ में संघर्ष करता है, जैसे आप मान लीजिए धीरू भाई अंबानी जी, उन्होंने लाइफ में इतना संघर्ष किया कि एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे और पेट्रोल भरने का काम करते थे, लेकिन आज उस व्यक्ति ने पेट्रोलियम का एम्पायर खड़ा कर दिया और पूरे विश्व में नाम हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का संघर्ष और चाहत, और संघर्ष के समय जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो एक्सपीरियंस इतना आपको लाइफ में आगे ले आ सकता है, जिसकी परिकल्पना जब आप करेंगे संघर्ष, जब आप उसको फील करेंगे, जब उसकी सही बातों को चुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं यंग जनरेशन को सीधा आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, दोस्तों कभी भी लाइफ में घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष हमेशा जीवन में आपके साथ चलता है, और एक टाइम आएगा कि आप संघर्ष को पीछे छोड़ देंगे, और अपने लाइफ में आप जब देखेंगे तो आप बहुत ऊंचे पे खड़ा रहेंगे। लेकिन आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी विचलित नहीं होना है, सही रास्ते का चुनाव करना है, सही संगत में जाना है, और हमेशा अपने संस्कार को याद में रखना है, क्योंकि माता पिता का जो संस्कार है उसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत ये सब कुछ चलता है। और हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष बहुत ही सुंदर एक देश है, जहाँ पे कि सभी प्रकार के लोगों की मतलब एक तरह से सजो के रहते हैं हम लोग। तो इससे सुंदर देश पूरे विश्व में कहीं नहीं, इसमें कहीं नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताया आपने, और ये भी बताया कि संघर्ष करने से घबराना नहीं है। और रतन टाटा ने भी बहुत अच्छी बात बोली है कि यदि आपका लाइफ जस्ट लाइक ए ईसीजी मशीन है, यदि अप डाउन आ रहा है मतलब आप जिंदा हो, स्ट्रेट लाइन आ रही है दैट मीन्स आप डेड। बहुत अच्छी बात बताया, और होपफुली कि यंग जनरेशन को आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, और आपको बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आप इसी तरह से समाज के लिए कुछ काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपको मिलवाए नीरज सिंह जी से, जो कि एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, जमशेदपुर के, स्ट्रगल से लाइफ स्टार्ट किए, सक्सेसफुली एक अच्छा बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर है, और साथ ही साथ आज राजनीति में आकर कुछ बदलाव की उम्मीद रखते हैं, काफी कुछ बदलना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही लोगों से मिलते रहिए। उससे मिलवाता रहूँगा मैं आपको, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।